ये बेहद ज़रूरी है कि हम ये माने कि अब कोई ओडीआईज नहीं खेलता। हमारा मतलब है अभी इंग्लैंड और इंडिया के बीच एक सीरीज हो रही है जिसमें 5 T20 हैं और सिर्फ 3 ओडीआईज, जबकि आगे 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। तो हमें नहीं पता कि कोई इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। इनफैक्ट पिछले वर्ल्ड कप के बाद से केवल एसोसिएट टीम्स ही ओडीआईज पे ध्यान दे रही हैं, जो 100% चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं है। इस टूर्नामेंट को लेकर बस एक तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और यही चीज इसे उन टूर्नामेंट्स जैसा बनाती है जिसे लोग कुछ बड़ा मानते हैं। ग्रुप ए आसान ग्रुप है, तो चलिए इंडिया से शुरुआत करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ सबसे दिलचस्प चीज मोहम्मद सिराज हैं। लेकिन सिराज एक ऐसे गेंदबाज से जो वाइट बॉल में पूरी दुनिया को हिला सकते थे, अब किस तरह के मुकाम पर आ गए हैं। असल में उनका ओडीआई रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन अब वो स्क्वाड में भी नहीं है। ये एक तरह से बड़ा फॉल लगता है। हो सकता है कि इंडिया इसे इस तरह से देख रही हो कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी पहले से ही हैं। अगर हमें तीसरे सीमर की जरूरत पड़े तो शायद हम किसी ऐसे गेंदबाज को चुन सकते हैं जो थोड़ा ज्यादा डिपेंडेबल हो, भले ही वो सिराज जितना एक्साइटिंग ना हो। या फिर उनके मैचेस यूएई में होने वाले हैं और उन्हें लगता है कि वहां तीसरे सीमर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं, लेकिन मोहम्मद सिराज टीम से बाहर है। बाकी नाम तो काफी रेगुलर हैं, जैसे उम्मीद थी। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस बात से नाराज हैं कि करुण नायर को मौका नहीं मिला, लेकिन टीम के पास पहले से ही बहुत सारा बैटिंग टैलेंट है, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमें लगता है कि अगर कुलदीप यादव पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं तो शायद हम वरुण चक्रवर्ती को खेलते हुए देख सकते हैं। उनके पास यहाँ काफी ऑलराउंड ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें बस गेंद को ताबड़तोड़ मारते रहना होगा। हम में से कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी हार जाए क्योंकि वो गेंद को इधर उधर नज कर रहे थे। उन्होंने दिखा दिया है कि स्लॉगिंग क्या कर सकती है। तो बस पूरी तरह से स्लॉगिंग पर फोकस करें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम एंकर्स नहीं देखना चाहते। हमें ये नहीं देखना कि गेंद को हल्के से ढकेलकर 1 रन लिया जा रहा है। हम बस यही देखना चाहते हैं कि बल्लेबाज रूम बनाएं और हर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के में तब्दील करें, जिस तरह क्रिकेट को खेलने का असली अंदाज है। बांग्लादेश टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी आउटसाइडर टीम है, और अगर आपने उन्हें कभी वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए देखा हो तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि क्यों। एनीवे, अगर हम श्रीलंका या वेस्ट इंडीज होते तो यही सोचते, ये कैसे हो गया, हम यहाँ कैसे आ गए। लिटन दास शायद वो खिलाड़ी हैं जिनके सबको स्क्वाड में होने की उम्मीद थी, लेकिन वो टीम में नहीं है। हालांकि अगर आप उनके ओडीआई रिकॉर्ड्स को देखें तो उनका एवरेज 30 है और स्ट्राइक रेट 86। मतलब वो ना तो आपको खास तेज शुरुआत दे रहे हैं और ना ही ज्यादा रन बना रहे हैं। ऐसे में उन्हें टीम में शामिल करना ज्यादा समझदारी नहीं लगती। 2023 में उन्होंने 29 ओडीआईस खेले और उनका एवरेज 26 का रहा। फिर 2004 में उन्होंने 5 और मैच खेले और उनका एवरेज रहा 1.2। उनकी सबसे बड़ी पारी 4 रन की थी। उन्होंने 32 डिलीवरीज खेली, स्ट्राइक रेट 18 था, कुल 6 रन बनाए। बस 6 रन। अब तो हमें यह भी नहीं समझ में आ रहा कि हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपने सारे ओडीआई श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले, वो दो टीमें जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। शाकिब अल हसन शायद ओडीआई के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन अब वो गेंदबाजी नहीं कर सकते, और इस समय उनके साथ कई और चीजें चल रही हैं। उनके साथ काफी बैगेज है, इसलिए वो भी टीम में नहीं है। शायद बांग्लादेश के बारे में ओडीआई में सबसे एक्साइटिंग चीज नाहिद राणा के स्पेल्स हैं। वो काफी तेज गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज उन्हें खेलना पसंद नहीं करते। वो दुनिया के सबसे एक्साइटिंग युवा गेंदबाजों में से एक हैं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की, जिनके पास टॉम लेथम, केन विलियमसन और विल यंग है। ये बैटिंग लाइनअप तो सच में कमाल है। शायद सबसे बड़ी चूक ट्रेंट बोल्ट की गैर मौजूदगी है। हमें नहीं पता कि उनकी क्या अवेलेबिलिटी थी, लेकिन ये साफ है कि न्यूजीलैंड ने अब उनसे आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। वो वास्तव में एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, और अगर आप वाइट बॉल टूर्नामेंट्स का इतिहास देखें तो उन्होंने कई में शानदार प्रदर्शन किया है। हम ट्रेंट बोल्ट को टीम में शामिल करते, लेकिन वो अकेले ऐसे सीमर नहीं है जिन्हें न्यूजीलैंड ने छोड़ा है। उन्होंने जेकब डफी को भी नहीं चुना। हमें नहीं पता कि डफी कभी खबरों में आते भी हैं या नहीं। शायद आज से पहले आपने जेकब डफी का नाम सुना भी नहीं होगा। लेकिन ये दो अच्छे सीमर्स हैं जिन्हें न्यूजीलैंड ने टीम में नहीं लिया। ये कहने के बाद भी उनके पास विलो रुर्क हैं, और जाहिर है मैट हेनरी भी। उनके पास बेन सीयर्स भी हैं, लेकिन क्या बेन सीयर्स फिट हैं? क्या वो कभी फिट रहे हैं?
और उनके पास नेथन स्मिथ का ऑलराउंडेडनेस भी है, जिन्होंने हाल में ही एक शानदार कैच लिया था। आपको वो जरूर देखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। इसका जवाब काफी आसान है। उनके पास मार्क चैपमैन है और टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में मार्क चैपमैन वैसे ही हैं जैसे डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑन स्पीड। वो देखना अपने आप में एक नजारा होता है। मतलब असल में न्यूजीलैंड को बस मार्क चैपमैन के आसपास 10 और लोगों की जरूरत है और वो ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। और फिर हमारे पास पाकिस्तान स्क्वाड है जो कि नहीं, शायद गलती से फेंक दिया। शायद हमारी जेब में हो। नहीं, हमारे पास कोई पाकिस्तान स्क्वाड नहीं है, क्योंकि आखिर क्यों कोई हमें स्क्वाड देना चाहेगा। स्क्वाड्स की घोषणा करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी की थी और अब 28 जनवरी भी हो गया। अब पाकिस्तान अकेली टीम नहीं है जिसने डेडलाइन मिस की, लेकिन उन्होंने अब इसे काफी बड़े अंतर से मिस कर दिया है। क्या वो ईमेल का रिप्लाई करना भूल गए? असल में चल क्या रहा है उनके साथ? सबसे अजीब बात यह है कि वो अपना स्क्वाड फरवरी की शुरुआत तक बदल सकते हैं। यानी उन्हें अभी 100% सही स्क्वाड देने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो वो हल्का फुल्का बदलाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है। ग्रुप बी तो सच में ग्रुप ऑफ डेथ है। हमें ग्रुप ऑफ डेथ पसंद है और ये तो एकदम डेथली वाला ग्रुप है। अगर आप समझ रहे हैं हमारा मतलब ये आम ग्रुप से भी ज्यादा डेड है। सिर्फ क्रिकेट के हिसाब से देखें तो ये एकदम ब्लड बाथ हो सकता है। लेकिन जरा ये सोचिए, राजनीतिक दबाव को देखते हुए खासकर इंग्लैंड में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक कहे हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे? एक राजनीतिक फैसला इस पूरे ग्रुप को पूरी तरह से बदल सकता है। खैर, बात करें अफगानिस्तान की तो उनकी टीम वाकई बहुत बहुत मजबूत है। जाहिर है उनका खेल ज्यादातर स्पिन पर निर्भर करता है, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स भी काफी अच्छे हैं। और नवीन उल हक तो, रुकिए, हम मजाक कर रहे हैं। नवीन उल हक ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्या उन्हें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है? वो अभी भी खेल सकते हैं। ठीक है, नवीन उल हक इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे और इससे उनकी टीम थोड़ी कमजोर जरूर होगी, क्योंकि फजल हक फरूकी और नवीन उल हक के साथ तीसरे सीमर के तौर पर अशमतुल्लाह की जो ट्रायो बनती है वो काफी शानदार थी। और अब उनकी टीम का एक अहम हिस्सा चला गया है, शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। यही पहचान नवीन उल हक की रही है। लेकिन स्पिन विभाग की बात करें तो उनके पास राशिद खान है और वो लेग स्पिन में वाकई शानदार हैं। इसके अलावा उनके पास दो और विकल्प भी हैं। नूर अहमद, जो इस वक्त एस-ए-20 में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और मोहम्मद गजानफर भी उन ऑफ स्पिनर्स में से एक हैं। लेकिन असल में वो प्योर ऑफ स्पिनर नहीं है। वो ज्यादातर कैरम बॉल डालते हैं। शायद इसे समझने का यही सबसे सही तरीका है। उनके अंदर थोड़ी बहुत मिस्ट्री फैक्टर भी है। ऐसा लगता है कि कुछ टीमें उन्हें डिकोड कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ILT20 में उन्होंने खुद को अच्छे से संभाला है और ज्यादा रन नहीं लुटाए। और हाँ, उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी कुछ मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। ये तीन काफी अच्छे स्पिनर्स हैं। और इसके अलावा मोहम्मद नबी भी हैं, जो अपने अंदाज में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। उनके पास स्पिन में काफी ऑप्शंस हैं। हमें बस एक और ऐसे सीमर की जरूरत है जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी स्क्वाड है। हमें पता है कि उनकी टॉप ऑर्डर संभल कर खेलेगी और अपनी बॉलिंग यूनिट को मौका देगी कि वो ऐसे पिचेस पर अपना जलवा दिखा सके जो कि उनके खेल के अनुरूप हो। लेकिन हमें एक सवाल पूछना ही पड़ेगा, गुलबदीन नायब अभी भी स्क्वाड में क्यों है? क्या अफगानिस्तान में कोई ऐसा कानून है जिसके तहत उन्हें हर स्क्वाड में होना ही पड़ता है? उनका रोल क्या होने वाला है? हमें सच में समझ नहीं आ रहा कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के लिए उनका क्या योगदान होगा। शायद उनकी तब जरूरत पड़े जब टीम में किसी को चोटिल होने का नाटक करना हो। हमें उनकी एनर्जी और स्पिरिट बहुत पसंद है। लेकिन उनका ओडीआई क्रिकेट में बल्लेबाजी का औसत सिर्फ 20 का है और वो हर मैच में औसतन 32 गेंदें खेलते हैं। आखिर वो ओडीआई में क्या भूमिका निभा रहे हैं? T20 क्रिकेट में उन्होंने खुद को थोड़ा रीइन्वेंट जरूर किया है और इस फॉर्मेट में उनकी उपयोगिता समझ आती है। लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में उनका रोल बिल्कुल समझ नहीं आता। अब बात करें इंग्लैंड की तो वो इस समय ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। हमने उनके पहले लिमिटेड ओवर्स मैच में देखा जब ब्रेंडन मैकलम ने बतौर एक कोच टीम संभाली, तो उन्होंने फील्ड में 2 स्लिप, रेगुलर गली, लेग स्लिप, लेग गली, शॉर्ट लेग, एक कैचिंग मिड ऑफ और एक कैचिंग मिड ऑन लगाया था। ऐसा लगता है जैसे मैकलम इस वक्त जॉस बटलर को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। लेकिन उनके सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं।
ना तो वो अच्छी तरह स्पिन बॉलिंग कर पाते हैं और ना ही स्पिन के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस टूर्नामेंट में कुछ मौकों पर उन्हें इन चीजों से निपटना ही पड़ेगा। उनके पास अब मोइन अली भी नहीं है और हाल के प्रदर्शन को देखते हुए हमें नहीं लगता कि उन्हें इस टीम में होना चाहिए था। उनके पास अब लियम डॉसन भी नहीं है, जो हमेशा किसी भी स्क्वाड में 15वें या 16वें खिलाड़ी के रूप में मौजूद रहते थे। ऐसा लगता है कि वो इस बार अपनी फास्ट बॉलिंग पर काफी निर्भर करने वाले हैं, क्योंकि उनके स्क्वाड में तेज गेंदबाजों की भरमार है। जॉफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्राइडन कास, शेमी ओवर्टन, साकिब महमूद और मार्क वुड। ये काफी बड़ा फास्ट बॉलिंग अटैक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन क्या हम सब इसके लिए पूरी तरह से अश्योर्ड हैं? इसके अलावा उनके पास बेन स्टोक्स भी नहीं है। अब तो हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, क्योंकि बेन स्टोक्स ने इसके लिए रिटायरमेंट से वापसी नहीं की। अब बारी है ऑस्ट्रेलिया की। ये शायद न्यूजीलैंड के साथ वो स्क्वाड है जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी हम उम्मीद कर सकते हैं। एश्टन एगार इसमें नहीं है, लेकिन टीम ने वैसे भी काफी समय से उन पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया है। हमने देखा है कि उन्होंने एडम जाम्पा को अपना मेन स्पिनर बना लिया है। हमें तो लगता है कि वो ग्लेन मैक्सवेल को अपना दूसरा सबसे अच्छा स्पिनर मानते हैं। उनके पास शॉट भी हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो उनके पास पार्ट टाइम ऑफ स्पिन के विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में तो एगार बैकअप के तौर पर भी टीम में नहीं है। शायद वो जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ कुछ नया और रोमांचक कर सकते थे, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए हमें नहीं लगता कि 50 ओवर के टूर्नामेंट में इतना बड़ा दाव खेला जा सकता था। हाँ, ये मजेदार जरूर होता, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए फिट नहीं बैठता। अगर ऑस्ट्रेलिया को अपनी बैटिंग मजबूत करनी हो और एक सीमर की जरूरत हो जो शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी कर सके, तो एरन हार्डी को मौका मिल सकता है। शायद सबसे चौंकाने वाला नाम एरन हार्डी ही है। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ओडीआई क्रिकेट में काफी समय से आजमाया हुआ है। उन्होंने हार्डी को कुछ फॉर्मेट्स में ओपनिंग बॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया है। यानी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया उन पर पूरी तरह से भरोसा दिखा रही है। और क्योंकि एरन हार्डी नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं, इसलिए वो शायद ब्यू वेबस्टर से थोड़ा अलग विकल्प देते हैं। लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि हार्डी ज्यादा गेंदबाजी करेंगे, अनलेस टीम को एक बेहद फ्लेक्सिबल लाइनअप की जरूरत हो या वो अपने मुख्य सीमर्स को बाहर रखना चाहें। और अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। जाहिर है, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार गेंदबाजी रही है, जिससे वो विकेट चटकाने में माहिर हैं, और इसका ज्यादातर श्रेय उनकी पेस अटैक को जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास अभी तेज गेंदबाजी में ज्यादा विकल्प नहीं है। लुंगी एंगीडी फिलहाल इंजर्ड हैं, जराल कॉट्जिया इंजर्ड हैं, हेनरिक्स इंजर्ड हैं, लिजार्ड विलियम्स इंजर्ड हैं, वियान मुल्डर इस वक्त गेंदबाजी नहीं कर सकते और एंड्रे बर्गर भी इंजर्ड हैं। शायद हम कुछ और नाम भी भूल रहे हैं। उस वक्त वो पूरी मजबूती के साथ 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। अभी की स्थिति में हमें नहीं लगता कि वो अपनी मौजूदा टीम के साथ उतने आत्मविश्वास से ऐसा कर सकते हैं। जो चंद फ्रंटलाइन गेंदबाज पूरी तरह से फिट हैं, वो हैं केशव महाराज, मार्को यानसन और कगिसो रबाडा। आप शामसी को भी इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका आमतौर पर हर मैच में उन्हें नहीं खिलाती और ऐसे 20 के दौरान उन्हें कई बार बल्लेबाजों ने अटैक से बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे गेंदबाज नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर वो T20 में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और 50 ओवर्स फॉर्मेट में उतने प्रभावी नहीं दिखते। वियान मुल्डर ऑफ लेट ज्यादातर एक बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं। हालांकि उनके पास अब भी रिकवरी के लिए थोड़ा समय बचा है, और फिर उनके पास बाकी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर वो खुद भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। साउथ अफ्रीकन व्हाइट बॉल टीम की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वो ऐसे 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स के साथ उतरते हैं जो विपक्षी टीम को धूल चटा सके। लेकिन फिलहाल उनके बहुत सारे गेंदबाज इंजर्ड हैं। हालांकि एक चीज बदल सकती है, अगर वियान मोल्डर, जिन्होंने ऐसे 20 में अब तक 2-3 ओवर ही फेंके हैं, नियमित रूप से गेंदबाजी करने लगे। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर 7 पर आ सकते हैं, जिससे उनकी फ्रंटलाइन बॉलिंग में पहले जितनी गहराई तो नहीं होगी, लेकिन उनके और माकरम के बीच 10 ओवर निकालने का विकल्प जरूर रहेगा। बाय द वे, मूल्डर ने 12 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज भी बनाई हैं, यानी वो वाकई बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये मार्को यानसन को जबरदस्ती नंबर 7 पर भेजने जैसी स्थिति नहीं है। मूल्डर उस पोजीशन के लिए एक सही और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर मूल्डर फिट नहीं होते तो उन्हें वापस फ्रंटलाइन बॉलर्स के विकल्प पर जाना होगा, और अभी उनके पास कोई भी पूरी तरह से फिट फ्रंटलाइन बॉलर नहीं है। अगर वो ग्रुप ऑफ डेथ में ना होते तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होती।
लेकिन क्योंकि वो इस मुश्किल ग्रुप में हैं, जहां चारों टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंचने की मजबूत दावेदार हैं, तो उन्हें बेहद अच्छा प्रदर्शन करना होगा, वरना वो आसानी से बाहर हो सकते हैं। बस यही था चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों के बारे में। जब तक कि पाकिस्तान हमारी इस बातचीत के बाद अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं कर देता। खैर, उम्मीद है कि आप भी क्रिकेट की सबसे मेजर माइनर ट्रॉफी के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं।